हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नवदिशा। मैं श्वेता सुमन आप लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। और हम लोगों का जो इस संदर्भ में पहला वीडियो है वो है आधुनिक भारत। आप लोगों को आधुनिक भारत से संबंधित सारी तैयारी करवाई जाएगी। और इस संदर्भ में हमारा पहला जो चैप्टर है वो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि प्राचीन काल से लेकर मध्य काल में कैसे व्यापार होता था भारत और यूरोप का, और उनके यहाँ आने का क्या कारण था, वो लोग पूर्वी देश ही क्यों आए, और उन्होंने अपने जिन यात्रियों को महत्वपूर्ण खोज के लिए भेजा वो कौन कौन थे, एवं उनके आगमन का क्रम क्या था। जितनी भी कंपनियां यहाँ आई जैसे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी वगैरह, और उनका स्थापना का क्रम भी पढ़ेंगे हम लोग कि उन्होंने अपनी कंपनी का स्थापना किन कर्मों में किया। साथ ही हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि वो लोग जो भारत में अपनी प्रथम कोठियां स्थापित की वो किन किन स्थानों पर स्थापित किया और उनका काल काल क्या था। फिर हम लोग देखेंगे जैसे कि पहली कंपनी थी हम लोगों की पुर्तगाली, तो उससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो और उससे संबंधित जो भी वायसराय थे जैसे कि अल्बुकर, अल्मीडा, नीनो दी कुन्हा, वो उन लोगों को देखेंगे। फिर हम लोगों ने उनके पतन का क्या कारण था उसे पढ़ेंगे, और उनके आने से यहाँ पे क्या क्या परिणाम हुए, तथा फिर जो डच कंपनियां, अंग्रेज कंपनियां, मराठा वगैरह थे उनसे वो लोग किन किन स्थानों को हारा, उनके बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पुर्तगाली कंपनी के बारे में। उससे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि उनके आगमन का क्या कारण था, वे किन मार्गों के द्वारा यहाँ पे आए थे। तो भारत और यूरोप का जो संबंध है वो प्राचीन काल में ही आरंभ हो चुका था, किंतु मध्य काल में जो उनके व्यापारिक मार्ग हुए वे दो मार्ग प्रचलित थे। एक तीसरा मार्ग भी था, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण मार्ग था वो फारस की खाड़ी थी। तो फारस की खाड़ी से जो मार्ग यहाँ पे व्यापार करने आए थे, तो कुछ मार्ग जो था वो थल मार्ग का यूज करते थे, वहीं कुछ मार्ग जो था वो समुद्री मार्ग का यूज करते थे। तो ये मार्ग सबसे प्रचलित थी। लाल सागर वाले मार्ग से भी होता था व्यापार, किंतु अत्यधिक कुहरे के कारण वह मार्ग ज्यादा लाभदेय नहीं था। इस मार्ग में जो होता था वे इराक का यूज करके जाते थे, थल मार्ग का, फिर वेनिस, जनेवा तक समुद्री मार्ग का यूज करते थे और यूरोप पहुंच जाते थे। उसी प्रकार लाल सागर वाले मार्ग में भी तुर्क और सिकंदरिया का थल मार्ग का यूज करते थे, और फिर जो वेनिस, जनेवा जो है वहाँ पे समुद्र मार्ग का यूज करते हुए यूरोप पहुंच जाते थे। तो हम लोग देखेंगे कि वो लोग भारत जो थे व्यापार करने क्यों आए। तो यूरोप जो देश है वो ठंड प्रदेश है और वहाँ बहुत ठंड पड़ती है, जिसके कारण वो लोग मांस वगैरह खाकर जिंदा रहते थे, और मांस के लिए उन्हें गर्म मसाले की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी, और वो वहाँ बहुत कॉस्टली मिलता था। तो उसकी खोज, उसे पता था ये चीज़ पूर्वी देशों में मिलता है जैसे भारत, इंडोनेशिया वगैरह में, तो इसके लिए वो लोग भारत की ओर रुख गए। फिर था कि 1453 ईस्वी में जिस मार्ग का वो यूज करके आते थे, फारस की खाड़ी वाली मार्ग का, तो 1453 में कस्तूनिया एक जगह है, वहाँ पे तुर्कों ने अधिकार कर लिया और यूरोप वासियों से परमिट लेने लगे। परमिट मतलब कर लेने लगे, और या तो कर थोड़ा कर लेते थे, उसके बाद एक समय आया कि उन्होंने अपने जो रास्ता था उसे यूज करने से मना कर दिया। तो यूरोप वासियों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो वो एक ऐसा मार्ग चाहते थे कि जहाँ उन्हें झगड़ा भी नहीं हो किसी से, और एक शांतिपूर्वक मार्ग को खोज लिया जाए। वो लोग जो थे ऐसा सोचने में इसलिए सक्षम थे क्योंकि उन लोगों के पास उस समय तक नौ विज्ञान जो था और दिशा सूचक यंत्र का भी उन्होंने आविष्कार कर लिया था। और वो भारत का जो तीसरा जो कारण है वो भारत का विख्यात वैभव उन लोगों को बहुत आकर्षित किया था। उन्हें पता था कि भारत और चाइना वाले इलाके में उस समय जो पूरे जीडीपी का 25% हिस्सा इन्हीं लोग के पास है, तो उन्हें पता था यहाँ बहुत है पैसा वगैरह। तीसरा जो था वहाँ का प्रिंस हेनरी, और जिसकी उपाधि द नेविगेटर थी, तो उन्होंने स्पॉन्सर किया अपने लोगों को मतलब वहाँ के लोग जो थे, कोई एक पर्सनल आदमी तो किसी समुद्री यात्रा पे जा नहीं सकता, तो उन्होंने स्पॉन्सर किया कि आप लोग जाइए, हम देंगे। तो इस संदर्भ में जो यूरोप का दो देश था ना,
एक स्पेन और एक पुर्तगाल, वहाँ के लोग भौगोलिक खोज में बहुत ज़्यादा माहिर थे। तो उन्होंने सबसे पहले जो भेजा था 1487 ईस्वी में, और उस यात्री का जो नाम था वो नाविक थे, तो उसका जो नाम था बार्थोलोमू डियाज। और उन्होंने जो अफ्रीका यहाँ पे है, तो उसका एक द्वीप था कैप ऑफ गुड होप, जिसे हम लोग आशा अंता द्वीप भी कहते हैं, उस जगह पे पहुंचे। और फिर वो क्या हुआ, अपना जितना खाना वगैरह लेकर आए थे यहाँ पे खत्म हो गया, फिर वो आगे बढ़े ही नहीं थे, तो यहीं पर से वो लौट गए और उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा। फिर कुछ समय के बाद उन्हें 1494 ईस्वी में, जैसे ये जो थे ना, ये बार्थोलोमेव ये पुर्तगाल के ही थे, लेकिन कोलंबस जो थे वो स्पेन के थे। तो उन्होंने जो था स्पेन के जो निवासी थे कोलंबस, वो निकले थे शुरू से एक खोज पे भारत के, लेकिन उन्होंने खोज लिया अमेरिका। और वो अमेरिका के जो तटीय इलाके, नॉर्थ अमेरिका, इधर यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका है, यहाँ दक्षिणी अमेरिका, तो इसके तट पे जो पहुंचे ना, तो उस तट को वहाँ पे लोग जो रहते थे वो रेड इंडियन रहते थे। इसलिए आज भी हम लोग का क्वेश्चन आता है कि रेड इंडियन कहाँ के निवासी हैं, तो उत्तरी अमेरिका के। तो वो लोग वहाँ खोज कर लिया और उसी को इंडिया समझ बैठे, लेकिन वो था अमेरिका। फिर तीसरा जो था वास्को डिगामा, इसे तो आप लोग सब कोई जानते होंगे। तो ये 1498 में खोज पर निकले और भारत पहुंचे 17 मई 1498 को। फिर था, अगर हम लोग इनके ये जब आए तो इसके बारे में डिटेल्स जो है वास्को डिगामा के बारे में हम लोग इस आगमन के क्रम के बाद देखते हैं। तो ये यूरोपवासियों के जो आगमन का क्रम था ना, तो सबसे पहले पुर्तगाली यहाँ पे आए। वो कब आए थे? 1498 में आए थे। ये जो ईस्वी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित हुबहू ईस्वी भी पूछ लिया जाता है, तो इसे देख लेंगे हम लोग। फिर दूसरा है पुर्तगाली के बाद जो डच आए, उसके बाद ये कब आए? 1595 में। तीसरे जो थे वो अंग्रेज थे, जो 1600 ईस्वी में आए। वहीं चौथे जो थे वो डेनिश थे, वो 1616 में, और फ्रांसीसी 1664 में। तो आने का क्रम और स्थापना का क्रम में थोड़ा सा डिफरेंस है। आने के क्रम में डच पहले आए थे, लेकिन उनकी कंपनी का जो स्थापना हुआ था पहले अंग्रेज का हो गया था, उसके बाद डच का हो गया था। ये दोनों का अपोजिट है। तो एक बार हम फिर से देख लेंगे इनके आगमन का क्रम है। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश और फिर फ्रांसीसी। तो पुर्तगाली यात्री जो थे कब आए? 1498 में, डच 1595, अंग्रेज 1600, डेनिश 1616 और फ्रांसीसी 1664। लेकिन स्थापना का क्रम जो है पुर्तगाली का सेम ही है, 1498, और अंग्रेज का 1600 है, डच का 1600। डच का जैसे यहाँ 1595 था, लेकिन इसके स्थापना के क्रम में 1602 हो जाएगा, ठीक है। और डेनिश 1616, फ्रांसीसी 1664, बस एक अंतर है 1602 वाला। लेकिन उनकी भारत में स्थापना की प्रथम कोठी को हम लोग देखेंगे तो पुर्तगालियों ने सबसे पहली कोठी जो है अपनी कोचीन में स्थापना की। कब की? 1503 ईस्वी में। ये जितने भी शहर है ना, वो सब समुद्र के किनारे हैं, क्योंकि पश्चिम से ही होता था बंदरगाह वगैरह, तो सारे समुद्र के किनारे वाले नाम हैं। अंग्रेज जो हैं वो उन्होंने 1608 में स्थापना किया पहला, सूरत में। 1613 में कहीं कहीं दिया रहता है, इसके पीछे लंबी कहानी है, तो हम लोग अंग्रेज वाले में पढ़ेंगे। तीसरा है डच, जो 1605 में किया स्थापना अपना पहली कोठी का। कहाँ पे किया? मसूलीपट्टनम में। उसके बाद डेनिश है, डेनिश ने पहली कंपनी अपनी 1620 ईस्वी में कहाँ? ट्रकम्बियूर बार में किया। चौथी जो है फ्रांसीसी 1664 में, कहाँ? सूरत में। अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों का सूरत हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब हम लोग पढ़ेंगे पुर्तगाली कंपनियां। इस संदर्भ में सबसे पहला यात्री जो था वो वास्को डिगामा था। वास्को डिगामा जो है सबसे पहले कालीकट पहुंचा। यहाँ पे मालाबार तट, यहाँ पे कालीकट बंदरगाह है जो केरल में है, वो वहाँ पे पहुंचा। और वहाँ पे भी कालीकट बंदरगाह पे भी एक प्रसिद्ध कालीकट जगह है, बंदरगाह था कपक डाबू। ये कब पहुंचा? तो 17 मई 1498 को पहुंचा।
और जब वो पहुंचा तो जब कोई कहीं पे जाता है घूमने के लिए तो उसे गाइड की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी प्रकार इसके जो गाइड थे वो थे अब्दुल मनीब, ये गुजराती थे ये। और जब ये यहाँ पे पहुंचे ना कालीकट, तो यहाँ पे पहले से जो अरबवासी रहते थे, तो यहाँ पे जिसके साथ इसका पहले व्यापार होता था, वो लोग इनका स्वागत नहीं किए, मतलब तो इसका स्वागत जो किए वो थे जमोरिन। जमोरिन एक हिंदू राजा थे और उनकी उपाधि थी जमोरिन, तो उन्होंने इसका स्वागत किया। उसके बाद जब ये लाभ यहाँ पे जो मसाला जड़ी बूटियाँ वगैरह थे उसे लेकर जो गए, तो इन्होंने जितना पैसा लगाया था और जब वो वहाँ जाकर उसे व्यापार में बेचे तो उन्हें 60 गुना लाभ हुआ था। तो इस संदर्भ में पुर्तगाल की जो राजधानी थी लिस्बन, तो वो एक समय ऐसा आया कि जब वो यहाँ से ले जाके ज़्यादा पैसे पे बेच रहे थे मालों को, तो एक समय ऐसा आया कि यूरोप जो है व्यापार का केंद्र बन गया। और वहाँ का जो राजा था कौन, मैनुअल वन, उन्होंने उपाधि एक धारण कर ली। किस चीज़ की उपाधि, वाणिज्य का प्रधान की उपाधि धारण कर ली। और जब एक बार उसे व्यापार में इतना मुनाफा हो गया तो वो उसे होता है ना कि किसी को कहीं से ज़्यादा पैसा आने लगे तो लस लग जाता है, बस वही बात था उसके साथ भी। तो फिर उन्होंने 15, जैसे कि ये आए थे 1498 में, फिर उन्होंने 1500 ईस्वी में एक और जो है यात्री, उसका नाम था पेट्रो अल्बरेज कैबरल, उन्हें भेजा। तो ये जब आए ना, तो जब पता था कि जमोरिन ने इनका स्वागत किया, तो ये जब आए ना तो जमोरिन को ही एक अरबी जहाज गिफ्ट कर दिए ताकि वो फिर से हेल्प करे। फिर 1500 ईस्वी में तो ये आए, फिर 1502 ईस्वी में जो है वास्को डी गामा जी पुनः यहाँ पे आ गए। एक बार इतना मुनाफा कमा के गए तो फिर सोचे फिर चलते हैं यहाँ पे। उसके बाद जैसा कि हम लोगों ने जाना था कि पुर्तगाल की जो है प्रथम कोचीन में स्थापित हुआ था, कब, 1503 में। उसी प्रकार 1505 में उन्होंने अपनी सेकेंड फैक्ट्री भी स्थापित की। वो कहाँ किया, कन्नूर में किया। पहली फैक्ट्री याद रखेंगे हम लोग कोचीन 1503, वही दूसरी फैक्ट्री हम लोग कहाँ, कन्नूर। कोचीन और कन्नूर में कंफ्यूज नहीं होना है। 1505 में, लेकिन ये 1503 था, ये 1505 था। तो एक बार वास्को डी गामा को हम लोग फिर से देख लेते हैं क्योंकि वो बहुत क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है। तो देखेंगे हम लोग वास्को डी गामा जो पहले पुर्तगाली यात्री थे वो भारत कब आए, 17 मई 1498 को आए। और उनका जो गाइड था या पथ प्रदर्शक था वो कौन था, अब्दुल मनीद थे। और वो सबसे पहले कहाँ आए, तो केरल का कालीकट बंदरगाह आए, कालीकट जगह आए और बंदरगाह था कपक डापू। उनका स्वागत किसने किया, जमोरिन ने किया। और वो कितना लाभ कमा के गए, 60 गुना लाभ कमा के गए। ये जो लिस्बन है वो पुर्तगाल की राजधानी थी। एक समय ऐसा आया कि व्यापार के कारण वो यूरोप के व्यापार का केंद्र बन गया और वहाँ के जो राजा थे मैनुअल प्रथम, उन्होंने वाणिज्य का प्रधान की उपाधि धारण कर ली। वहीं वास्को डी गामा के बाद दूसरे जो थे, कभी कभी हो जाता है कि इनमें से कौन पहले आए अरेंज करे, जैसे वास्को डी गामा दे देगा, अल्मीरा दे देगा, अल्बुकर दे देगा, अल्बरेज दे देगा, तो इसमें से अरेंज करने के लिए आ जाता है। तो नाम जान के रखने में फायदा होगा हमारा। तो दूसरा जो यात्री था कौन था, 1500 ईस्वी में पेट्रो अल्बरेज कैबरल। फिर तीसरे जो थे, तीसरे में यही थे, वास्को डी गामा ही थे, 1502 में आए। उसके बाद जो है अब हम लोग पढ़ेंगे वायसराय के बारे में, पुर्तगाली वायसराय। तो पहले जो पुर्तगाली वायसराय थे उनका नाम है फ्रांसिसो दी अल्मीडा और इसका काल है 1505 से 1509 ईस्वी तक। ये जो थे प्रथम पुर्तगाली वायसराय थे, ये रखेंगे याद हम लोग। और इनका जो मेन लक्ष्य था, मतलब वहाँ के जो राजा थे पुर्तगाली के शासक, इनको इसलिए भेजे थे कि भाई तुम जाओ वहाँ पे और शांतिपूर्वक व्यवस्था स्थापित करो। और इसका जो लक्ष्य था ना, सुरक्षा नहीं था, इनका लक्ष्य था कि हमारा जो हिंद महासागर वाला इलाका है उस पर कैसे हम अपना स्थापित करें। तो इस संदर्भ में इन्होंने एक ब्लू वाटर पॉलिसी लॉन्च किया, मतलब अपनाया। ब्लू वाटर मतलब शांत जल की नीति। तो इसका तो उद्देश्य ही था ना कि शांतिपूर्वक हमें वहाँ पे राज्य करना है, तो इसके लिए इन्होंने अपनाया ब्लू वाटर पॉलिसी। एक जगह है चौल,
इसके काल में चौल के समीप जो इनका है लड़ाई हुआ, किसके किसके मध्य हुआ, तो संयुक्त सेना थी, किसकी किसकी संयुक्त सेना थी, गुजरात की, मिस्र की और तुर्क की। ये 9 सेना में, मतलब ये तीनों मिले हुए थे, गुजरात, मिस्र और तुर्क, और एक साइड थे अल्मीरा। तो इस युद्ध में क्या हुआ, ये तो हार गए और इनके जो पुत्र थे वो भी मारे गए। तो ये हार गए, लेकिन कुछ समय के बाद, 1 साल के बाद, जब इसका लास्ट साल चल रहा था, तब ये यहाँ पे फिर जीत हासिल करते हैं। उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, ये फिर चले जाते हैं। उसके बाद सेकेंड जो थे हमारे वायसराय, वो कौन थे, तो इसमें बस हम लोग एक चीज याद रखेंगे, हाँ, कि पहले पुर्तगाली वायसराय थे और ब्लू वाटर पॉलिसी, बस ये 2 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। पहले पुर्तगाली वायसराय अल्मीडा, अल्बुकर और अल्मीडा में बहुत कंफ्यूजन होता है, जब हम एग्जाम में मारते थे तो मुझे बहुत कंफ्यूजन होता था, तो याद रखेंगे प्रथम वायसराय अल्मीडा थे और इनकी थी ब्लू वाटर पॉलिसी। दूसरे जो है वो अल्बुकर है और इनका काल है इसके बाद का 1509 से 1515 तक। इसे जो है वास्तविक संस्थापक कहा जाता था और इन्होंने मुख्यालय बनाया कहाँ, कोचीन को। कोचीन, ये यहाँ पे जहाँ पहली कोठी थी, इन्होंने मुख्यालय बनाया कोचीन को। और इन्होंने क्या किया कि ऐसे तो नहीं हो सकता, तो ऐसे तो हमारे यहाँ वर्चस्व नहीं स्थापित हो सकता, तो ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ जितने भी हमारे लोग हैं उन लोग भारतीय इस तरह से विवाह करेंगे और अपने क्षेत्र में जो भी इन्होंने जीता था वहाँ पे ये सती प्रथा को बंद करवा दिया। इन्होंने किस किस राज्य को जीता, तो गोवा को जीता था कब, 1510 ईस्वी में। किससे जीता था, बीजापुर के आदिल शाह से जीता था। और 1510 के बाद 1511 में इन्होंने मलक्का जीता। उसके बाद इन्होंने 1515 में हरमुज जीता। तो अल्फांसो द अल्बुकर के बारे में हम लोग याद रखेंगे कि ये कौन थे, ये वास्तविक संस्थापक थे और इन्होंने क्या स्थापित किया था कि भारतीय मतलब सती प्रथा को अपने क्षेत्र में बंद किया था और एक किया था कि भारतीय स्त्रियों से शादी करना है, अपने लोगों को बताया था ऐसा। और जीता था इन्होंने क्या किया, गोवा, मलक्का और हरमुज। गोवा 1510 में ये पूछा जाता है किससे जीता था, आदिल शाह से, ये बीजापुर के शासक थे। और मलक्का को 1511 में, हरमुज को 1515 में। तीसरे जो वायसराय थे वो नीनो द पुन्हा थे। उनका काल बीच में भी और कोई आए होंगे, ऐसा नहीं है कि 1515 के बाद आए नहीं होंगे, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है और उनसे संबंधित कभी प्रश्न पूछा नहीं गया है, इसलिए हम लोग पढ़ेंगे नीनो द पुन्हा को। और इनका काल जो था वो 1529 से 1538 ईस्वी के बीच में था। इन्होंने जैसा कि अल्बुकर ने कोचीन को राजधानी बना लिया था, यानी मुख्यालय बना लिया था, ये क्या किए, कोचीन से राजधानी को हटाकर गोवा कर लिए। कब किया, 1530 में। ये पूछा जाता है कि किस पुर्तगाली वायसराय ने अपनी राजधानी को कोचीन से हटाकर गोवा स्थानांतरित कर लिया था, तो किसने किया था, नीनो द पुन्हा ने। कब किया था, 1530 ईस्वी में। इन्होंने जो था किसे किसे जीता, 1534 ईस्वी में बेसिन पर अधिकार कर लिया, 1535 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया। और कहाँ कहाँ अपनी नई पुर्तगाली बस्तियां बसाई, तो मद्रास के सैंथोम में और पश्चिम बंगाल के हुगली में नई बस्ती बसाई। किसने बसाई, नीनो द पुन्हा ने। और किसे किसे जीता था, 1534 में बेसिन को, 1535 में द्वीप को जीता था। और ये जो है ना, ये लिखा हुआ है क्या, कॉर्टेज अल्मेडा काफिला, ये क्या होता था ना, ये और एक लिखा हुआ है एस्टाडो द इंडिया, ये पहले इसे देखेंगे हम लोग। एस्टाडो द इंडिया क्या था, पुर्तगाली का जो पुर्तगाली साम्राज्य था ना, वो पानी वाले साम्राज्य को इन्होंने, मतलब जितना भी हिंद महासागर वगैरह का इन लोग का साम्राज्य था उसे नाम दिया था इन्होंने एस्टाडो द इंडिया। और कॉर्टेज अल्मेडा काफिला क्या होता था ना, ये लोग परमिट जारी करते थे, मतलब था कि कॉर्टेज मतलब परमिट जारी करते थे, उसके साथ साथ अल्मेडा की शक्तियां शामिल थी। और इन लोग का ऐसा था कि अब जो समुद्र में जहाज चलेगा तो एक जहाज इनका चलता था, एक साथ साथ जहाज चलता था, और कोई भी इसके अनुमति के बिना उसमें मतलब यात्रा नहीं कर सकते थे। जैसे मुगल रहते थे तो उनको भी परमिट देना पड़ता था, कर देना पड़ता था। और ये जहाज में कभी कभी घुसकर चेक भी कर लेते थे कि इनके अनुमति के बिना तो कोई सामान नहीं ले जाया जा रहा है।
पुर्तगाली जो है अपने आप को सागर का स्वामी कहते थे और ये कार्टेज अर्मेडा काफिला को उचित ठहराते थे। कार्टेज मतलब होता है परमिट और अर्मेडा मतलब शक्ति। तो ये इनका था ना कि जब कोई जहाज पार होता है तो उसके साथ साथ ये अपना भी एक जहाज को ले जाते थे, ताकि वो देख सके कि ये जो जिस चीज़ के लिए परमिट जारी किया गया है, मतलब जिस जगह के लिए और जिस सामान के लिए, वहीं पे ये जहाज जा रहा है कि नहीं। और साथ में क्या करते थे, अपना भी जहाज जा रहा है, और कभी कभी इसे शक होता था कि अच्छा इस जहाज में ये नहीं, ये हो सकता है, ये कहीं से सूचना प्राप्त हो जाता था, तो ये चेक भी जाकर कर सकते थे। और हाँ, भारतीय और अरब वासियों को गोला बारूद और काली मिर्च ले जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन उस टाइम अकबर का जो था उन्हें इन्होंने निःशुल्क परमिट दे रखा था, मतलब वो बिना परमिट लिए ही अपना यात्रा कर सकते थे। नेक्स्ट है इनके पतन का कारण। पतन के कारण से पहले हम लोग देख लेंगे इन्होंने बहुत जगह अधिकार कर लिया था इंडिया में, मतलब किन किन जगहों पे किया था कम से कम वो देख लेते हैं। तो जैसे कि इन्होंने बांटम के मलक्का पे, श्रीलंका पे इन लोगों का स्थापित हो चुका था, फिर अंग्रेज स्वाली पे, हरमुज पे, हुगली पे, और फिर यहाँ हम लोगों ने देखा सैंथोन तो इन्होंने बसाया ही था, हुगली इन्होंने ही बसाया था, बेसिन द्वीप एक समय आया इनका बहुत सारे जगह पे अधिकार हो गया था। लेकिन होता है ना, सबका पतन आता है। तो इन पतन का कारण जानने से पहले हम लोगों ने देखेंगे ये डच जो है, डच से कुछ क्षेत्र को हार गए, कुछ क्षेत्रों को फिर अंग्रेज से हार गए। एक समय ऐसा आया कि इन्होंने अंग्रेज को अपना जो क्षेत्र था खुद ही दे दिया कि आप यहाँ पे व्यापार कीजिए। और फिर उस टाइम शाहजहां का एक शासक था, मतलब शासक नहीं, शाहजहां का ये कासिम खां जो थे उसके दरबार के, उन्होंने हुगली में इन्हें हरा दिया 1632 में, जो इन्होंने खुद बसाया था। लास्ट में क्या हुआ, 1661 तक तो बस एक ही 3 ही जगह इनके पास रह गया था, एक गोवा, एक दमन और दीव। इनके पतन का कारण क्या हुआ, जब इतना शक्तिशाली थे ये, इन्होंने इतना जगह पे अधिकार कर लिया था, तो पतन के कारण क्या था इनका, धार्मिक और सहिष्णुता इनके कारण था, चुपके चुपके से व्यापार करना इनका कारण हो गया एक। फिर एक नया जगह इन्होंने खोज लिया, कौन सा, ब्राजील। तो फिर इन्होंने उस तरफ अपना सोचा चले, क्योंकि यहाँ पे जो बहुत सारे यूरोप कंपनियां आ गई थी, जैसे डच, अंग्रेज, तो फिर इन्होंने क्या किया, उस ओर, कहाँ पे, ब्राजील की ओर रुख किया। फिर दूसरी कंपनियों से का आगमन इनके आने से कि ये बहुत जगह से हार गए, इसलिए भी ये इनके पतन का कारण रहा। इनके आने से परिणाम जो है, कुछ अच्छे परिणाम भी हुए, कुछ खराब परिणाम भी थे। अच्छे परिणामों में देखेंगे कि हम लोग जो आज प्रिंटिंग प्रेस का यूज करते हैं, छपाई का यूज करते हैं, वो इन्हीं की देन है। जैसे आज जापान के साथ हम लोग का व्यापार आरंभ हुआ, तो ये इनके समय से ही हुआ था। जैसे कि तंबाकू है, आलू है, मक्का है, अनानास है, पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, शकरकंद, काली मिर्च, लीची, संतरा वगैरह जो है, ये लोग ही कहीं दूसरे देश से लाकर यहाँ पे उपजाए थे। फिर यहाँ जो हम लोगों ने नौसेना के साथ व्यापार आरंभ किया, ये उन्हीं उन्हीं से सीखा था। लेकिन कुछ खराब कारण भी थे, जैसे कि ईसाई धर्म की स्थापना इन्होंने बहुत ज़्यादा, मतलब एक समय आया कि गोवा के सारे मंदिरों को नष्ट करवा दिया था। 1560 ईस्वी में ईसाई धर्म न्यायालय का इन्होंने गोवा में स्थापित कर दिया था। फिर धर्म परिवर्तन को इन्होंने बढ़ावा दिया।